गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप सभी अच्छे हैं। और जैसा कि हम आजकल जो हमारा जो सीरीज चल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस में यूकेपीएससी की जो एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे, चाहे वो यूकेपीएससी हमारा प्री का एग्ज़ाम है या यूकेपीएससी मेंस का एग्ज़ाम है या फिर यूकेपीएससी लेक्चरर्स का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, और भी अदर स्टेट रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे, तो उससे रिलेटेड जो पॉलिटिकल साइंस का जो पूरा कंटेंट है यहाँ पे, है ना, स्पेशली जो यूकेपीएससी लेक्चरर्स के लिए हम यहाँ पे जो है तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप जो जितने भी वीडियो सीरीज हम 1 बाय 1 यहाँ पे हम ला रहे हैं आपके लिए। तो ये सारी जो वीडियो सीरीज हैं और ये जितने भी नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, ये सारी जितने भी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत है और भी कई स्टैंडर्ड बुक्स है, ओपी गावा है या अदर जो बुक्स हैं, ठीक है, उनसे जो है रिलेटेड सारा जो कंटेंट मैटर उनसे सारा जो है, और काफ़ी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी की हेल्प से ये नोट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो मैंने खुद भी ये नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो आई होप आप जो है इन सभी जितना भी यहाँ पे कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उस सबको आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और जो है उनको जो है रिवाइज करेंगे। और डेफिनेटली अगर आपने ये सब काम किया तो डेफिनेटली मैं आपको एश्योर करता हूँ तो जो आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम्स है ना, आप उसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ सर, ठीक है। तो जैसे कि कल हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया था, ठीक है, कि क्या क्या है, 31C क्या है, 31A, 31B, 31C क्या है। ठीक है, तो आगे देखिए मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, आपातकालीन उपबंध में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक अभी जो यहाँ पर का टॉपिक नहीं है वैसे, लेकिन ये बीच में एक ऐड कर दिया गया है कोई टॉपिक को, तो बाद में इसको पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग, क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उस समय एक आपातकालीन गड़बड़ी शब्द का जो प्रयोग किया गया था संविधान में, उसको रिप्लेस कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन, उसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, उसकी जगह पे एक शब्द डाल दिया गया सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है क्या नेशनल इमरजेंसी वहाँ पे लगाई जा सकती है। तो आंतरिक गड़बड़ी शब्द को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और उसकी जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द को इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो जो 44वां, क्योंकि जो सबसे जो हम कल तक भी हम डिस्कस कर रहे थे कि बार बार जो है समस्या किस में आ रही थी, 39B 39C में जो समस्या आ रही थी। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को अप्लाई करते समय जो आर्टिकल 31C है, ठीक है, या जो आर्टिकल हमारा है 31C, तो वो क्या है कि प्रॉपर्टी के राइट से जो संबंधित था, कि ये प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट्स था पहले। ठीक है, तो बाद में क्या कर दिया गया कि उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसको अनुच्छेद 31 से आर्टिकल 31 से कहाँ डाल दिया गया, 300A में डाल के उसको लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, क्यों? अब क्या होगा, अब हमको कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी को खरीदता है, बेचता है, ठीक है, तो उसके लिए ये सारी जो चीज़ें होती है ये अब गवर्नमेंट की देखरेख में होंगी। ठीक है, जैसे कि अब आपको पता है कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में वहाँ पे जो है रजिस्ट्री हम करते हैं उसकी, ठीक है, उसके पेपर्स प्रॉपर बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो प्रॉपर्टी जो है हम अपने नाम उसको करते हैं। मीन्स फाइनली जो ओवरऑल जो सुप्रीम पावर होगी प्रॉपर्टी पे, सुप्रीम अथॉरिटी पावर जो हमारी प्रॉपर्टी पे होगी, किसकी होगी, स्टेट की होगी, मीन्स गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, तो स्टेट तो उसको जो प्रॉपर्टी का राइट्स क्या बना दिया गया, एक लीगल राइट्स बना दिया गया। मीन्स प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट चाहे, ठीक है, तो किसी भी समय, ठीक है, मतलब राज्य के हित में, स्टेट्स के वेलफेयर के लिए अगर किसी प्रॉपर्टी को अगर गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करना चाहे, ठीक है, अधिग्रहित करना चाहे, तो गवर्नमेंट उसको कर सकती है। ठीक है, तो इसको क्या बना देगा, इसको लीगल राइट्स बना देगा, कानूनी अधिकार बना देगा। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को 300A में हस्तांतरित किया गया या स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और कब, 1978 में। ठीक है, इसको कौन से अनुच्छेद में इसको जो है डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया। ठीक है, और इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया। ये क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। फाइन, ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार।
तो मौलिक अधिकार जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें पहला जो अधिकार हमने पढ़ा था क्या, समानता का अधिकार या समता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से अनुच्छेद आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार कहाँ से, अनुच्छेद 14 से 18। क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारतीय संविधान में जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख है, ठीक है। तो कहाँ से है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ठीक है। अब इसमें अलग अलग हैं। देखिए जो अनुच्छेद 14 है ना, अनुच्छेद 14 में क्या लिखा गया है, क्या बात कही गई है, विधि के समक्ष क्षमता एवं विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। विधि के समक्ष क्षमता में समानता एवं विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में कहा गया है, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में या कानून के समक्ष क्या होगा, समान होगा, और उसको कानून के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की समान क्या प्राप्त होगा, समान संरक्षण प्राप्त होगा। इसमें जाति के आधारित या वर्ण आधारित या वर्ग आधारित, ठीक है, या उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पे या उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब सभी व्यक्तियों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। एक इसमें लिखा गया अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अगला है धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मीन्स किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, जो उस देश का नागरिक है, ठीक है, तो जो है उसके धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भी विभेद नहीं किया जा सकता। अगर हम कहीं भी किसी भी स्थान पे हैं, तो किसी भी, अगर हम सार्वजनिक कार्यालय में जा रहे हैं या सार्वजनिक सुविधाओं का या राज्य के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का जो अगर लाभ किसी व्यक्ति को मिलना है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव उसके धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा किसमें कहा गया, अनुच्छेद 15 में कहा गया है, ठीक है। तो और यहाँ लिखा हुआ देखिए केवल नागरिकों पर, लेकिन ये जो मौलिक अधिकार है धर्म, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर वाला, ये केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है। मतलब विदेशियों के लिए, विदेशी व्यक्तियों के लिए ये जो है, ये अधिकार जो है उन पर लागू नहीं है। मीन्स वो इस राइट्स के लिए कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ लिखा है केवल नागरिकों पर, ठीक है। तो जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, वो केवल किसके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए ही है। मीन्स भारत के नागरिकों के लिए इन आधार पे कोई विभेद नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर अदर कंट्रीज़ का है, फॉरेनर है, ठीक है, या रेफ्यूजी है, ठीक है, तो उसके साथ जो है उस पर उसको ये जो है इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा, किसका, आर्टिकल 15 का, ठीक है। अगला है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन मीन्स अगर सरकारी विभाग में या जो सरकारी जो है राज्य स्तरीय जितनी भी सेवाएं होती हैं, राज्य के जितने भी विभाग हैं, ठीक, सरकारी सेवाएं हैं, उनमें अगर कहीं पर जो एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार अगर गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, या किसी विभाग में या किसी गवर्नमेंट राज्य स्तरीय किसी डिपार्टमेंट में अगर जो है जॉब्स की बात है, या वहाँ पर अगर रोजगार प्राप्ति की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो वहाँ पर किसी के साथ कोई असमानता नहीं होगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मीन्स सभी को, अगर किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई वैकेंसी निकलती है, कहीं कोई गवर्नमेंट, कोई सार्वजनिक कार्यालय में अगर कोई पद है, तो उस पर कार्य करने के लिए, मतलब क्या कहते हैं, जब उस पर जो वैकेंसीज आएंगी, जब उस पर जब नियुक्ति होगी, ठीक है, तो उस पर सभी व्यक्तियों को क्या मिलेगा, आवेदन करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर या किसी अन्य आधार पर जो है वहाँ पर कोई भी क्या किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, ऐसा वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक, ये किसमें है, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद आर्टिकल 16 में। और ये भी किस पर नागरिक है, केवल नागरिकों पर। में कोई विदेशी नागरिक जो है, विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। कौन सा, आर्टिकल 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में समानता वाला जो आर्टिकल है, वो भी विदेशियों पर लागू नहीं है। तो कौन सा लागू नहीं है, 15 भी विदेशियों पर लागू नहीं है और 16 विदेशियों पर लागू नहीं है, केवल किसके लिए, केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है। अगला है अस्पृश्यता का अंत व उसका आचरण निषिद्ध। अस्पृश्य, ये किसमें है, अनुच्छेद 17 में, और ये सब समानता के अधिकार में है, ठीक है, 14 से 18 में, ठीक है। तो समानता के अधिकार में कितना अधिकार है, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम अगला पढ़े थे, अस्पृश्यता का अंत व उसका आचरण निषिद्ध मीन्स जैसे ऊंच नीच की भावना, ठीक है,
मतलब जो हमारे समाज में जो पहले से प्रचलित थी भावनाएं, ठीक है, जैसे जो है छुआछूत की भावना, ऊंच नीच की भावना, है ना, किसी को जो है तुच्छ दृष्टि से देखना समाज में, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है या ऐसा करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, अगर उसके खिलाफ जो है सबूत जो है अगर प्राप्त होते हैं तो उसके खिलाफ क्या की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा हमारे संविधान में स्पष्ट वर्णित है कि अस्पृश्यता का अंत में छुआछूत की भावना का क्या होगा, अंत होगा। और ऐसा आचरण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो क्या माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा, मतलब ऐसा करना क्या है, कानूनन अपराध है, ठीक है। तो ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत, बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि अस्पृश्यता क्या मतलब है, तो मैंने आपको बता दिया अस्पृश्यता का क्या मतलब है, ठीक है। तो किसमें, अनुच्छेद 17 में। अगला है उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18, ठीक। उपाधियाँ मीन्स जैसे जब जो इंडिया, जब पहले जब हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, जो हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है, तो उस समय क्या था कि जैसे वहाँ पे नरेश हुआ करते थे, कहीं के किंग्स हुआ करते थे, ठीक है, या क्या कहते हैं जैसे हम पढ़ते हैं जूनागढ़ के नरेश हैं, जम्मू कश्मीर के नरेश, ठीक है, या हैदराबाद के राजा, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्या थी, कुछ रियासतें हुआ करती थी, वहाँ के नरेश हुआ करते थे, है ना, अलग अलग मंत्री की उपाधियाँ हुआ करती थी, ठीक है, नरेश की उपाधियाँ हुआ करती थी। तो इस तरीके से जो उपाधियां थी, ठीक, उनका क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, ठीक है। मतलब अब ये बताइए, मान लिया गया कि पूरा जो भारत है वो क्या है, एक संघ है, ठीक है। तो अब तो भारत क्या है, संघ, पूरा एक संघ है, संघ से बना हुआ जो राज्यों का संघ है, ठीक है। अब इसमें कोई भी इस तरीके की जो भावना है, ठीक है, अलग अलग जो क्षेत्रवाद की भावना है, ठीक है, समुदायवाद की भावना है, प्रांत जो अलग अलग जो इस तरीके की भावनाएं हैं, वो भावनाएं अब कोई भी नहीं होंगी, और उससे संबंधित कोई भी उपाधियां अब सभी क्या मानी जाएंगी, निष्प्रभावी मानी जाएंगी, समाप्त मानी जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, उपाधियों का अंत, ये किसमें है, अनुच्छेद 18 में, आर्टिकल 18 में, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 14 में क्या है, विधि की क्षमता, आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म वंश लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता, आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल जो 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, ठीक। ये हो गया क्या, समानता का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 14 से 18। अब आता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो राइट टू फ्रीडम कहाँ से, अनुच्छेद 19 से 22, कहाँ से, आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है, 19 से 22 तक। अब इसमें जो पहला अधिकार है वो क्या है, इसमें इसमें पहला है 6 अधिकारों की सुरक्षा, ये किसमें, अनुच्छेद 19 में। मतलब जो स्वतंत्रता के अधिकार का आर्टिकल 19 है, उस आर्टिकल 9 में 6 प्रकार की क्या दी गई है, भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। वो कौन कौन सी है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। और अभिव्यक्ति मतलब अपने बातों को व्यक्त करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, समाज में, किसी कार्यालय में, या किसी वर्ग के बीच, या किसी भी समुदाय के बीच, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बातों को और अपने विचारों को रखने का क्या है, अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रदान की गई पहली स्वतंत्रता है, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्या है, सम्मेलन। सम्मेलन मीन्स जैसे अगर कुछ व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, या किसी वर्ग के व्यक्ति, या किसी समाज के व्यक्ति अगर कहीं पर जो है एक साथ मिलके, ठीक है, अपनी बातों को साझा करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, ठीक है, और एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सम्मेलन, ठीक है, मतलब मिलना। तो बहुत सारे व्यक्ति एक स्थान पर मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, एक मंच पर आ सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो ये उनको क्या है, अधिकार है, सम्मेलन करने का अधिकार। पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगला सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये भी आर्टिकल 19 के फर्स्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब संगठन बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। जैसे आज बहुत सारे संगठन बने होते हैं ना, औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, ठीक है। जैसे अनेक प्रकार के जो विभाग हैं, हर विभाग का अपना क्या होता है, उनके जितने भी कर्मचारी होते हैं वो अपनी मांगों के लिए क्या होते हैं, एकजुट होते हैं, क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। या समाज में भी कई तरीके बनाते हैं, संगठन बने होते हैं, जैसे महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है। और इस तरीके से कई प्रकार के जो है संगठन बने हुए हैं ना समाज में, कि जो है आपका रेड क्रॉस संगठन, ठीक है, महिला स्वयं सहायता समूह, ठीक है, कई एनजीओस जो है बने हुए हैं। तो इस तरीके से ऐसे अनेक संगठन हैं जो अपनी मांगों के लिए, या अपनी जहाँ पर उनके विचार क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं कुछ व्यक्तियों के, तो वो सब मिलकर क्या बना देते हैं, एक संगठन बनाते हैं। उनकी क्या होती है, कॉमन डिमांड्स होती हैं, कॉमन मांग होती है, कॉमन उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या है, संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन वो सब संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको संवैधानिक प्रावधानों के इतर कोई छोड़ दी जाएगी, ठीक है। तो वो शांतिपूर्ण जो है सम्मेलन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण संघ बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद संचरण मतलब किसी भी व्यक्ति को भारत की जो
टेरिटरी के अंदर, भारत की सीमा के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण करने का क्या है, अधिकार है। चाहे वो किसी भी राज्य का है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, विचरण कर सकता है। तो स्वतंत्र रूप से संचरण की क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब अगर कोई, अगर सपोज केरला का व्यक्ति अगर सपोज उत्तर प्रदेश में घूमना आना चाहता है, या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर सपोज नागालैंड घूमने जाना चाहता है, ठीक है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति भारत के किसी भी सीमा के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर, संघ की सीमा के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, विचरण कर सकता है, घूम सकता है, वहाँ जा सकता है। ठीक है, उस पर कोई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, अगला है निवास करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाए क्या कर सकता है, निवास कर सकता है संघ की, भारतीय सीमा के अंदर। ठीक है, देश की सीमा के अंदर, राज्य की सीमा के अंदर कहीं भी क्या कर सकता है, रह सकता है, निवास कर सकता है। अगला क्या है, वृत्ति। वृत्ति मीन्स व्यवसाय। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी अपने स्वेच्छा से व्यवसाय करने का क्या है, स्वतंत्रता है। चाहे व्यक्ति के अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी उसके अंदर कौशल हैं, जो भी उसके अंदर टैलेंट है, तो उसी के अनुसार व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार, अपने स्किल्स के अनुसार किसी भी क्या कर सकता है, रोजगार को अपना सकता है। उसके ऊपर ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, 6 प्रकार की। ठीक है, कौन कौन सी, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और वृत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और ये जो स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ये केवल किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। हमने पढ़ा ना, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, वो भी नागरिकों को प्राप्त थी। तो ऐसे ही आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वो भी किसको केवल प्राप्त हैं, केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, विदेशियों को ये स्वतंत्रता कोई भी प्राप्त नहीं है। ठीक है, हाँ। अगला है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। ठीक है, इसका क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसको किसी अपराध में संलिप्तता उसकी पाई गई है, ठीक है, या ऐसा पाया गया है कि वो संबंधित व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त है, ठीक है, तो उसको कोर्ट के सामने, ठीक है, अपनी बात रखने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, उसको अपने लिए एक वकील रखने का क्या अधिकार है, उसको कोर्ट में अपनी बात को रखने का अधिकार है, अपनी जो है अपने लिए लड़ने का अधिकार है, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का क्या है, अधिकार है। ठीक है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो इसके लिए उसको क्या प्रदान की जाएगी, कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 20 है। ठीक है, अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21। ठीक है, ये क्या कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल भी अगर घोषित हो जाए, ठीक है, तो उस समय भी व्यक्ति का ये जो अधिकार है ये सस्पेंड नहीं होता है। बाकी जो ये स्वतंत्रताएं का अधिकार है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल अगर घोषित हो जाए, तो वहाँ पे ये जो स्वतंत्रताएं हैं, वाक अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सस्पेंड हो जाती हैं। उस समय ये क्या हो जाती हैं, निलंबित हो जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे नेशनल इमरजेंसी लग गई, जैसे अभी में कोविड आया था ना, नेशनल पैंडेमिक, ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था, उसमें हमने देखा कि किसी व्यक्ति को बाहर जाने की जो मनाही थी, ठीक है, और कहीं पर 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, 4 से ज़्यादा लोग कहीं पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ हालांकि वैसे इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाए, अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो, राष्ट्र अगर विपत्ति में हो, राष्ट्र के ऊपर कोई समस्या हो, वायु आक्रमण हो या कोई इस तरीके की समस्या हो, तो उसमें अगर नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई है, तो उस समय ये जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जितनी भी ये हमको फ्रीडम प्रदान की गई है, क्या हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। ये उस समय क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है। ठीक है, चाहे वो नागरिकी ही हो, लेकिन उस समय नेशनल इमरजेंसी के टाइम ये सस्पेंड हो जाती है। ठीक है, अगला हम पढ़ लेते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हाँ, चाहे नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित हो, लेकिन ये जो इमरजेंसी, ये जो राइट्स है, ये क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, अपने प्राणों की रक्षा करने का और अपने देह की स्वतंत्रता करने का, अपने जीवन की रक्षा करने का क्या है, अधिकार है। मतलब अगर सपोज बहुत कोई नेशनल इमरजेंसी लग गई और कोई आदमी जब बीमार हो गया, ठीक है, सीरियस बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल की जरूरत है, उसको एडमिट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है या कोई ऐसा पेंडेमिक है तो उसको जो है वो अपना ट्रीटमेंट कराने नहीं जाएगा हॉस्पिटल में, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार है। अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति को अपने प्राणों को सुरक्षित रखने का, अपने जीवन सुरक्षा करने का अधिकार है। उसके लिए क्या करने का प्रयास कर सकता है और उसके लिए संबंधित कदम उठा सकता है। ठीक है, ऐसा किसमें कहा गया, अनुच्छेद 31 में, आर्टिकल 21 में ऐसा कहा गया। ठीक है, अब आर्टिकल 21A है, यहाँ पे यह है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जब 1986 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, तो उस समय जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब किया गया, 86वां संविधान संशोधन जब किया गया, तो उस समय इसको जोड़ दिया गया कहाँ,
आर्टिकल 21A को उसमें जोड़ा गया और ये बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्रदान की जाएगी, ये राज्य का दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या की जाएगी, प्रदान की जाएगी। तो यह प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये किसमें, आर्टिकल 21A में है। ठीक है, किसमें, आर्टिकल 21A में। ठीक, किससे जोड़ा गया, 86 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब, 2002 में। ठीक है, हाँ, तो ये भी हमको जो है याद रखना है। ठीक है, अगला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण वाला जो है ये आर्टिकल है किसमें, अनुच्छेद आर्टिकल 22 में। ये भी किसके लिए, केवल नागरिकों के लिए, निवारक के लिए या निवारक गिरफ्तार के लिए भी उपलब्ध नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कोई दोष किया है, ठीक है, और फिर भी जो है तो उसके लिए मतलब ऐसा नहीं कि वो फिर कोर्ट की शरण में जाएगा और वो ये बोलेगा मुझे गिरफ्तार न किया जाए या मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति ने दोष किया है, ठीक है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ने दोष नहीं किया है, उसकी दोषी संलिप्तता पाई गई है, तो उसको कोर्ट के सामने अपनी बात रखने का या अपनी गिरफ्तारी को रोकने का क्या है, अधिकार है। वो कोर्ट में जा सकता है, अपने वकील रख सकता है। ठीक है, और ये केवल किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। कुछ दशाओं में निवारक व निरोध से संरक्षण, ऐसा किसमें कहा गया है, आर्टिकल 22 में कहा गया है। ठीक है, तो ये हमने जनरली आज 2 आर्टिकल डिस्कस किए पूरे, एक समता का अधिकार, समानता का अधिकार, और दूसरा जो है स्वतंत्रता का अधिकार। और कौन कौन से अधिकार जो है, अब थोड़ा सा इसी का एक पॉइंट और बचा हुआ है कि गोपालन केस 1950 व मेनका केस 1978 में कहा गया है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विधिक आधार पर रोका जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए हमने एक चीज़ सुनी है ना, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कर दिया, कोई ऐसा संगीन अपराध कर दिया, ठीक है, जहाँ पे उसको संविधान के अनुसार, कानूनी प्रावधानों के अनुसार क्या दिया जा सकती है, सजा दी जा सकती है या मृत्युदंड दिया जा सकता है, या मतलब जो है उसकी जीवन की जो स्वतंत्रता हमको संविधान ने प्रदान की है। तो जहाँ पे अगर उसने कोई ऐसा जो है अपराध कर दिया कानूनी नियमों के अनुसार, ठीक है, कि उसको मृत्युदंड दिया जाना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो वहाँ पे उसके जीवन की क्या हो सकती है, क्षति हो सकती है। तो गोपालन केस 1950 और मेनका केस 1978 में क्या कहा गया है कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विधिक आधार पर रोका जा सकता है। मतलब वैसे तो संविधान के अनुसार इसको नहीं रोका जा सकता, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जीने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन अगर कोई संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, ऐसा संगीन अपराध किया है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार, संवैधानिक नियमों के अनुसार उसको जो है दोषी सिद्ध कर दिया गया है और उसके लिए जो है मृत्युदंड का जो प्रावधान है हमारे जो संविधान में, ठीक है, तो अगर उसको वो वहाँ पे अगर उसके जीवन की क्षति या उसकी जो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को सस्पेंड कब किया जाएगा या उसको कब छीना जा सकता है, जब कानून के अनुसार, जब जो है कोर्ट के अनुसार, जब न्यायालय के अनुसार ये पूरा जो है प्रूव कर दिया गया हो कि वो व्यक्ति क्या है, दोषी है, और न्यायालय ही उसको क्या सुनाएगा, सजा सुनाएगा। तो उस प्रक्रिया में उसकी दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है पर क्या लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, विधि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही विधिक आधार पर उसकी उस स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, मतलब कानूनी आधार पर ही उसको रोका जा सकता है। अन्यथा किसी भी व्यक्ति की दैहिक और प्राण की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। ये वह अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम्स में कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होता, कौन सा है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21। ठीक है, फाइन। हाँ, चलिए, तो इसमें हम तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम हमारा जो आज का क्वेश्चन है, मैं आपको आज का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा हूँ, आज का क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। फिर से आई रिपीट माई क्वेश्चन कि भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आप लोग आंसर नहीं दे रहे, या तो आप वीडियो को देख नहीं रहे पूरा, या फिर आप आंसर देने में जो है कंजूसी कर रहे हैं, या फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जो भी हो। बट अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। तो मैंने आपसे पूछ लिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है या आर्टिकल जो है 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है, हाँ, फाइन। तो आप जुड़े रहिए, कंसेप्ट क्लासेस के साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।